हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सो कल जो है हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें बच गई थी। ठीक है, तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आएगा हमारा द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद द्वीप समूह, फिर तटीय क्षेत्र, मतलब तटीय क्षेत्र, फिर उसके बाद द्वीप समूह। ठीक है, ये सब आएंगे। तो चलिए ये पहले इसे हम कवर करते हैं। ठीक है, मेन है कार्बी आंगलोंग का पठार। कार्बी आंगलोंग का पठार। ठीक है, यह जो है असम। देखिए इसका थोड़ा थोड़ा देखते हैं बस, ये क्योंकि मेन मेन पॉइंट है, मैंने इसे लिख दिया है, इसलिए आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। इसलिए मैंने मेन मेन पॉइंट था लिख दिया है। अभी समझाते हैं इसको। ठीक है, क्या है, यह भारत के असम राज्य में स्थित है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। देखिए जो कार्बी आंगलोंग का पठार है ना, ये भी जो है, ये जो मेघालय का पठार था ये उसी से जुड़ा हुआ था पहले। लेकिन एक तरफ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक, क्या कहते हैं, सहायक नदी है कोपिली। कोपिली। ठीक है, ये जो है क्या करती है, इसका जो है अपर्दन कर दी है, मतलब इसको तोड़ दी है, इसलिए ये उससे हट गया है। ठीक है, नहीं तो ये पहले किसका था, ये इसी का भाग था, मतलब मेघालय पर्वत का या शिलोंग का पठार जिसे कहते हैं उसी का भाग था। ठीक है, आइए जानते हैं। कार्बी आंगलोंग का पठार यह भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी एक आती है कोपिली। ठीक है, ये जो है कोपिली की अपर्दन क्रिया। अपर्दन क्रिया का मतलब है कि पहाड़ों को तोड़ देना, मतलब अपर्दन कर देना, मतलब किसी चीज को उस जगह से हटा देना, उसको काट देना। ठीक है, वही अपर्दन कहलाता है कि अपर्दन की क्रिया द्वारा यह मेघालय के पठार से अलग हो गया है। मेघालय का पठार हमने पढ़ रखा है। मेघालय के पठार में आता है शिलोंग। मेघालय का पठार कहिए, शिलोंग का पठार कह दीजिए। ठीक है, तो इसी में आता है क्या, गारो खासी जयंतिया, तो हमने ये पढ़ा रखा था। तो जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आती है, इसी में खासी पहाड़ी पर शिलोंग है। शिलोंग का पठार सबसे ऊंचा पठार है, इसका सबसे ऊंचा पठार है। और एक चीज, शिलोंग पर ही, यहीं पर खासी पहाड़ी पर ही एक जगह है, उसका नाम है मासिंगराम। मासिंगराम में पूरे 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूरे भारत देश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं पर। क्यों होती है, क्योंकि आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ आज थोड़ा समझ लेते हैं, इसे हम रोज नहीं समझते थे लेकिन आज समझ लेते हैं। देखिए ये है मेघालय, एक तरफ है गारो, एक तरफ है खासी, एक तरफ है जयंतिया। ठीक है, तो क्या होता है, जब हवाएं इधर से, मौसम जो है जब इधर से निकलता है, किधर से, तो ये दक्षिण की ओर से जब निकल चलता है, तो क्या करता है, इसी में फंस जाता है जा करके। इधर जाता है तो इधर एक थप्पड़ पाता है, उधर जाता है तो उधर एक थप्पड़ पाता है। तो क्या करता है कि जहाँ इधर से जाए चाहे इधर जाए, ये इधर उधर लड़ से जा करके वहीं पर खासी पहाड़ी पर ही पूरी उल्टी कर देता है अपना, मतलब पूरा बादल का पानी वहीं गिरा देता है। तो इसी लिए वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मासिंगराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अगर किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय राज्य के इस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है? वैसे तो केरल वगैरह में भी ऐसा होता है। केरल वगैरह में आसपास वहीं पास से ही पानी उठाते हैं बादल, और वहीं पर जाकर के वर्षा कर देते हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि केरल में बादल फट गया। ठीक है, और जब क्या कहते हैं, जब मानसून भारत से निकलता है, तो निकलते वक्त क्या करता है कि क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश से होते हुए ऐसे जब निकलता है ना, तो फिर वापस से वहीं पे वर्षा, बादल में पानी ले करके या क्या कहते हैं पानी बना करके क्या करता है, यहीं तेलंगाना या फिर इन सब जगहों पर या तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा वर्षा कर देता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब तो जो तमिलनाडु की सरकार ने ये फैसला कर दिया है कि भैया अब तो जो है सभी लोग छत पर अपने क्या बनाएंगे, वाटर टैंक बनाएंगे, जिससे जो है जल को मतलब कि संचित किया जा सके। ठीक है, और हमारे पत्तन पौत्र मंत्री कौन है, तो है सर्वानंद सोहनेवाल। ठीक है, चलिए ये जानते हैं और आगे से। ठीक, तो ये क्या है हमारे मेघालय।
हमने इसे समझ लिया अच्छे से। अब आइए थोड़ा आगे बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसका विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमने पढ़ रखा है, कौन सा पढ़ा, कौन सा मतलब कि कौन सी चोटी है, कौन सा पर्वत है, तो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत जिसे विंध्याचल भी कहा जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप थोड़ा सा। गुजरात, गुजरात। अब तो महाराष्ट्र जो है क्या है कि बहुत बड़ा मतलब कि शिप पोर्ट यार्ड हो गया है, लेकिन पहले जो है क्या हुआ करता था, गुजरात हुआ करता था, गुजरात का तट। ठीक है, अब आते हैं नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। कौन, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जो इसे दक्कन के पठार और उत्तरी मैदान से अलग करते हैं। एक दक्कन का पठार है ना, देखिए जैसे मान लीजिए उसके उत्तर की तरफ ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं हम। ठीक, ऐसे देख लीजिए तो क्या है, यहीं पर ये पूरा दक्कन का पठार है, ऐसे ऐसे फैल करके। इधर पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, इधर पूर्वी घाट पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है, उसी के बीच में दक्कन का पठार है। ठीक है, और यहीं से ऐसे बहती है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, ये क्या करती है, ये इस क्या कहते हैं पठार को और इस उत्तरी मैदान को, इन दोनों को अलग कर देती है। ठीक है, तो यही लिखा गया है यहाँ पर। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यह नदी, यह नर्मदा नदी ताप्ती तथा नदियों के ताप्ती तथा नर्मदा नदियों के बीच स्थित है, जो इसे दक्कन के पठार और मैदान से उत्तर के मैदान से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन, धूपगढ़। इसकी सबसे इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, और जो ये पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, ये पूरे 900 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब हम पर्वत या इन नदियों या पहाड़ों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसमें ये नहीं कहते कि डायरेक्ट 900 किलोमीटर लंबा है, ये है नहीं। उसमें हम एक चीज का प्रयोग करते हैं, औसत, औसत या लगभग। ठीक है, तो ये कितना है, ये लगभग 900 किलोमीटर चौड़ा लंबा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती हैं जो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच आती हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी बह रही है या ताप्ती नदी बह रही है, तो इनके बीच में स्थित है ऐसे। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं। पहली आती है राजपीपला। देखिए मेन है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। राजपीपला पहाड़ी, ये कहाँ पर है, गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ही नहीं, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे थोड़ी सी स्थित है वहां पे, इसका विस्तार ऐसे है। ठीक है, इसका विस्तार वहां तक है। उसके बाद आती है महादेव पहाड़ी। ठीक है, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसी पर्वत पर पंचवटी स्टेशन स्थित है, पंचगढ़ी। ठीक है, पंचगढ़ी स्टेशन, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। और एक चीज, ये जो स्टेशन है हिल स्टेशन, जैसे कि ऊटी हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, ये सब ऊंचे ऊंचे जो स्टेशन है, मसूरी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये घूमने के पर्यटक स्थल भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो कभी कभी जब जाइए आप उनसे कि जब टूर वूर पे जाइए, तो उनसे कहिए, जाने वालों से या साथ में रहने वालों से कहिए यार चलते हैं यार हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। तो पहले लोगों को सर्च करिए जाए कि हिल स्टेशन क्या है। ठीक है, जो जिनको नहीं पता रहेगा, फिलहाल ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है। ठीक है, आइए जानते हैं। हाँ, तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, इसी पर पर्वतीय स्टेशन, पर्वतीय स्टेशन का मतलब देखिए, जहाँ जैसे मान के लिए कोई अच्छी जगह बना दी जाए, ठीक है, वहाँ पे घूमने के पर्यटक स्थल और भी चीज़ें सुविधाजनक बना दी जाए, तो वो पर्वतीय स्टेशन कहलाता है। तो पंचगढ़ी
सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। चलिए, उसके बाद आता है मैकाल पहाड़ी। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है मैकाल पहाड़ी के बारे में। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, इसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो जैसे कहीं हाँ ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मैकाल अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? आप बताओगे, ऑप्शन दे देगा कि हाँ भैया जी क्या कहते हैं कारगी आंगलोंग का पठार है, और दूसरा नंबर है क्या कहते हैं, दूसरा नंबर है विंध्य पर्वत है, तीसरा नंबर हो गया अरावली है, चौथा है सतपुड़ा है। ठीक है, और पांचवा कह दिया जाए कि हाँ मैकाल है आपका, तो आप क्या करोगे? मैकाल पे लगा दोगे। और मैकाल भी सतपुड़ा का ही एक भाग है। ठीक है, ये सतपुड़ा का ही भाग है, चाहे मैकाल कहे या ना कहे, आप सतपुड़ा लगाया है तो सतपुड़ा पे लगा सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आते हैं धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। ये भी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक, अमरकंटक का नाम भी आपने लोगों ने सुन रखा होगा पहले भी। यहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। यहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक। और एक चीज, जो नदियों का उद्गम या ऐसे जो कहते हैं, ठीक, जैसे न समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए यहीं से नदी नर्मदा और सोन नदी निकलती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, आते हैं। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसे घुमावदार, मतलब सब कुछ सारी चीजों को बंद कर देता है। ये चारों तरफ से घुमावदार है, बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसमें जंगलों में कीमती सगुन के पेड़ पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, सगुन के पेड़, ये थोड़ा सा नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है, इसके जंगलों में कीमती सगुन के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद आता है पश्चिमी घाट पर्वत, उसके बाद आएंगे पूर्वी घाट पर्वत। पहले पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में थोड़ा समझेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। किसके? पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत है कहाँ? ठीक है, इसे आइए पहले मैप के जरिए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भारत है, भारत के इस तरफ वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो गुजरात में ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी से लेकर के ये जाता है तमिलनाडु तक। ठीक है, यहाँ तक इसकी लंबाई है, और ये जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी का मतलब हम जानते हैं, जैसे मान के लिए एक आध पर्वत हो, एक जगह हो, तो एक पर्वत कहलाता है। लेकिन कई पर्वत एक साथ लग जाएं तो एक श्रेणी बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी कहते हैं पर्वत श्रेणी। तो ये बहुत लंबा है। कितना लंबा है? तो ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1600 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, 900 मीटर से 1500 मीटर लगभग है इसकी ऊंचाई, इतनी। ठीक है, और यहीं पर अगर बात की जाए कि ये पूर्वी घाट पर्वत कैसे है, कहाँ पर स्थित है, कैसा है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शुरू यहाँ से हुआ है, अभी जा रहा है कितने राज्यों से होकर? ये 6 राज्यों से होकर जाता है भारत के। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ आता है तमिलनाडु तक। अब तमिलनाडु और इस तरफ जो है स्थित ये जो दिख रहा है ना, ये पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत का अपर्दन नहीं हुआ है, ये सीधा है, लंबी श्रेणी है, एक कतार में है। ठीक है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत का अपर्दन हो गया है, तो ये टूट फूट गया है, इसके अवसाद हो गए हैं एक तरह से। ठीक है, लेकिन जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत का कोई
टूटा फूटा हिस्सा नहीं है, इसका अपरदन नहीं हुआ है, ये एक लंबी श्रेणी है और ये हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत है। अब क्यों पुराना है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में जब भारत में क्या कहते हैं, ये जो हिस्सा इतना टूट करके हिमालय पर्वत से टकराया था, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो वो तो बाद में बना था, लेकिन इसका निर्माण तो पहले ही हो चुका था। तो ये जो है कौन सा पर्वत है? तो ये हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत है। ठीक है। अगर इसकी हम कुछ क्या कहते हैं इसकी ऊंचाई चोटी वाली बात करें तो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ठीक है, आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, इन दोनों के बीच में है दक्कन का पठार। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे दक्कन का पठार। आइए, तो पश्चिमी घाट पर्वत, यह ताप्ती नदी गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है। यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो देखिए, अभी तक हमने बात किया था, कोई जगह बता दी ताप्ती नगर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हम जानते हैं कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हाँ, अगर कहा जाए कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट ये स्थित है कहाँ पर? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और कहाँ जाए एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। चलिए, आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच है, जो कि उत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। अभी देखिए, उत्तर है, इधर की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बढ़ती जाती है। इसकी दूसरी इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। यह भारत के 6 राज्यों कवर करती है, ये भी हम जानते हैं। चलिए, आइए आगे देते हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मोड़ी या अन्नाई मोड़ी या अनाई मुदी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। आप लोग एक बार इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है। और इसकी एक और चोटी है जो इसकी ऊंची, इससे मतलब इसी तरह और ऊंची है। तो कौन सी है? उसका नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर। एक अन्य महत्वपूर्ण क्या कहते हैं चोटी है ये, मतलब उसके अलावा एक और। ठीक है। और यही बात की जाए, इसकी एक चोटी आती है महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम कलसुबई है। क्या नाम है? कलसुबई। भाई ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम पहले से रखा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम कलसुबई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1646 मीटर है। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो इसकी अगर फीट में बात की जाए तो ये 5400 फीट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5400 फीट है। और यहीं पे कहीं बात की जाए कि इसकी और एक चोटी और आती है इसी में, जिसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल भी है। तो ये क्या है? ये यहीं से निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थल भी है। हाँ भैया, चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य में एक है कुद्रेमुख। यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, तो यहीं पर एक है कुद्रेमुख चोटी। ठीक है। यह जो है लोहे के लिए जानी जाती है, यहाँ पर लोहा अधिक मात्रा में मिलता है। तो देखिए, जो मेन टॉपिक्स लगे मुझे, जो लगता है कि हाँ क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, तो मैंने वो सारे टॉपिक्स चुरा करके यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है। अब ये टॉपिक्स कैसे हैं कैसे नहीं है, आप इन्हें खुद देखिए। आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक्स और थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक राज्य में एक चोटी आती है जिसे कहते हैं कुद्रेमुख। यह लोहे के लिए जानी जाती है। इसी के नीचे एक चोटी और है, इसी के नीचे एक चोटी और है जिसे कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहते हैं इसे। ठीक है। इसी से यहीं से एक कावेरी नदी है जिसका उद्गम होता है। ठीक है।
ये कावेरी नदी का भी उद्गम स्थल यही है। और यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो कौन कौन से हैं? एक है थाल घाट। थाल घाट जो ताठी होती है ना, जो थाल होती है, तो वही थाल घाट, जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और एक है भोर घाट, ठीक है। और एक है क्या? पाल घाट, ठीक। तो मैंने जो जो टॉपिक्स है मेन मेन रख दिए। इसमें से एक क्वेश्चन और मेन बनता है, वो क्या है कि भारत की लगभग 30%, कितनी? 30% वनस्पतियां तथा जीवों की प्रजातियां का घर है ये कौन? तो वो है पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये कितनी? 30% वनस्पतियां और जीवों का घर भी है ये, जिसमें से कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं है, वो अपने भारत में ही मिलती हैं। तो हमने क्या बात की थी कि किस राज्य से किस राज्य तक जाता है? तो केरल राज्य तक, ओ तमिलनाडु तक। और एक केरल है ना यहीं पर, केरल। तो केरल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बता देते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाँ ऐसा कौन सा राज्य है, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाई स्कूल तक रोबोटिक शिक्षा का को लागू कर दिया है या अनिवार्य कर दिया है, तो कौन सा राज्य है? तो वो है केरल राज्य, ठीक है। केरल राज्य ने रोबोटिक शिक्षा को लागू कर दिया है हाई स्कूल तक, मतलब कक्षा 10 तक, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया पश्चिमी घाट पर्वत। अब हम आते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्योंकि देखिए नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए यहाँ से जब ये शुरू होता है पर्वत, जब ये जाता है आखिरी में जब खत्म होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। यह है नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पर खत्म हो जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी ही जो है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को दोनों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या? नीलगिरी पहाड़ी। आइए हमारा दूसरा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। किसके बारे में? नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करता है। नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा भी माना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक फूल मिलता है जिसके खिलने पर ये पूरी पहाड़ी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय और कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी उपजाऊ जनक है, इसलिए यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। यहीं इसी नीलगिरी की पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है टोडा बेट्टा। क्या? टोडा बेट्टा। और ये टोडा है, ये जनजाति है यहीं की, ये एक जनजाति है जिसे भैंस पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भैंस पालन, ये लोग भैंस पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो टोडा बेट्टा है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यहीं पर एक स्थान है ऊटी। ऊटी का आप नाम सुना होगा मूवियों में, और क्या कहते हैं, नहीं चलो आज ऊटी घूमने चलते हैं। तो ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब होता है कि कहीं पर घूमने की अच्छी जगह, बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से जैसे मसूरी लोग जाते हैं, मनाली जाते हैं लोग, ठीक है, नैनीताल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो है जगह क्या है, एक ऊटी। ऊटी भी एक घूमने की एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये दो राज्यों में भी फैली हुई है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, और थोड़ा सा केरल में भी ले जाती है, हाँ। चलिए ये थोड़ा जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी यह तमिलनाडु और केरल राज्यों में स्थित है। नीलगिरी का मतलब होता है नीले पहाड़, ठीक है। यह नाम इस क्षेत्र में खिलने वाले एक फूल है, क्या नाम है उसका? कुरिंजी नामक फूलों से पड़ा है, जिनके खिलने से पहाड़ियां नीले रंग की दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये पहाड़ियां नीले रंग की क्यों दिखाई देती हैं, तो
उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कुरिंजी नामक फूल खिलता है, और वो फूल नीला होता है, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, ये पहाड़ी जो है क्या किस कलर की दिखाई देने लगती है, तो नीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। चलिए ये जानते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोडा बेट्टा, टोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहीं पर स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत झीलों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर शांत झीलें भी पाई जाती हैं। शांत का मतलब होता है जैसे कुछ झरने बहुत ऊपर से गिरते हैं तो क्या कहते हैं कि वो सगन से टकराते हुए जाते हैं ना, तो बहुत आवाज करते हैं। लेकिन कुछ झरने ऐसे होते हैं जो बहुत शांत तरीके से गिरते हैं, उनका फ्लो, जो पानी का फ्लो है, एक लगातार गिरता रहता है, तो वो उतना जनाई नहीं देता। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वो शांत, मतलब आसान से बहुत अच्छे से गिरते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है, ज़्यादा शोर नहीं करता। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए शांत झीलों के लिए जानी जाती है। और शांत झील, झील का मतलब देखिए ऐसे ही हम समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई बांध बना दिया, ठीक है, एक बांध बना दिया ऐसे, यहाँ से नदी ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे नदी बह रही है, पानी आगे की होगी रहा है, आगे यहाँ पर टरबाइन लगा दिए विद्युत बनाने के लिए और कुछ भी, और ये पीछे का हिस्सा है, इसमें मछली उछली पालन कर दिया जाए तो ये झील कहलाता है। ठीक, आइए, तो यह पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा है। और एक चीज, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये तो हम जानते हैं। चलिए, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ की एक खास विशेषता है 16 वन। यहाँ पर 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो घास के मैदानों के बीच स्थित एक क्या कहते हैं, वुड लैंड्स है। वुड लैंड्स का मतलब होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लैंड्स का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो एक लकड़ी की जगह है ये, यहाँ पर लकड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ अच्छी प्रजाति की लकड़ी ज़्यादा पाई जाती होगी इसलिए वो है। ठीक है, और यहीं पर केरल में के सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, केरल के सदाबहार वन भी पाए जाते हैं यहीं पर। ठीक है, जो घास के मैदानों के लिए जाने जाते हैं। और यहीं पर टोडा जनजाति भी पाई जाती है। कहाँ पर? यही केरल राज्य के, केरल के सदाबहार वन में। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। ये जनजाति भैंस चराने के मामले में सबसे प्रसिद्ध है। क्या है? भैंस। तो टोडा जनजाति भैंस पालन के लिए जानी जाती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी चाय और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी मिट्टी है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, बहुत अच्छी मिट्टी है इसके लिए। और नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी और अनाईमुदी, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नीलगिरी और अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अनाईमुदी, इसे कुछ भी कह देते हैं, कभी कभी अनाईमुड़ी ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ भी लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नीलगिरी और अनाईमुड़ी पहाड़ियों के बीच एक पाल घाट दर्रा है, जो कोयम्बटूर, कहाँ से? कोयम्बटूर और कलपक्कम के बीच सड़क और रेल मार्ग, सड़क और रेल मार्ग की सुविधा देता है। ठीक है, और यहीं पर पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट टॉपिक है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, से आप नोट कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है पेपर में कि हाँ किसको जो है कौन से, मतलब ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है या कौन सा रेलवे है जिसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि नीलगिरी की पहाड़ी पर ही जो एक स्टेशन स्थित है उसी को। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। तो ये थोड़े मोस्ट टॉपिक्स हैं, तो ये जिसे हमें पढ़ना है। चलिए अब आगे आते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं हम अन्नाई मलाई या अनाई मलाई पहाड़ी के बारे में। ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है? तो ये भी पश्चिमी घाट पर्वत का ही हिस्सा है, ये भी नीलगिरी पहाड़ी का ही हिस्सा है। ये भी जो है
मतलब इन्हीं सब पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहाड़ों का ही हिस्सा है। कैसे? क्योंकि जो ऐसे है ना भारत का नीचे वाला हिस्सा, ठीक, तो यहीं पर यहाँ तक की ये यहाँ तक की पहाड़ी को हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो नीलगिरी की पहाड़ी पढ़े वो भी यहीं पर थी। अब जो अनाई मलाई या अनाई मलाई जो पहाड़ी पढ़ने जा रहे हैं ये भी यहीं पर है। ठीक है। हाँ, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है। तो देखिए इसे हाथी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। ये अपने जो है टाइगर या बंगाल बाघों के लिए जानी जाती है। ठीक है। यहाँ पर एक कड़ाई कनाल भी है। ठीक है। और इसकी अनाई मलाई की एक सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है। और यहाँ पर जो मानसून होता है वो होता है लगभग 2000 मिलीमीटर से 5000 मिलीमीटर तक की वर्षा जो कराता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जानने लायक ये है कि ये जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वन, बहुत बड़े बड़े वन, हर प्रकार की जनजातियाँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अजीब व गरीब तरह के मतलब जीव जंतु भी मिलते हैं। ठीक है। आइए थोड़ा सा और जानते लें। अनाई मलाई या अन्नाई मल्लाई यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हल्का हल्का हम देखेंगे इसको। तो केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसे हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। अभी हमने पढ़ा था ना कौन सी चोटी, तो वही चोटी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब देखिए उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हिमालय पर्वत के में आती है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। हालांकि वो भारत की नहीं है। अगर अपने भारत की पूछा जाए तो केटू है। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो पूर्ण रूप से कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है। चलिए, तो यह जो है अपने भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अपनी यह जो है अनाई मलाई जो है अपनी जैव विविधता, घने जंगलों, नदियों और बांधों के साथ साथ चाय और कॉफी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। ये इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग इसका एक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो एक फोटो खींच लीजिए। ठीक है। देखिए उस तरह से लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक एक पॉइंट लिखें उसके बाद बताएं। इस तरह लिख देते हैं तो बताने में थोड़ा आसानी पड़ जाती है कि हाँ चलो ठीक है। उस तरह लिखते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है लिखने में, और आप लोगों को भी 2x करके देखना पड़ता है इसीलिए। हाँ, ये पहाड़ी कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, जैसे कि अमरावती, अलियार और परकुलम, परम्बिकुलम जिसे कहते हैं। ठीक है। ये इन तीनों नदियों का उद्गम तो है, लेकिन इन्हीं तीनों नदियों पर इन्हीं तीनों नदियों के बांध भी बने हुए हैं इन्हीं के नाम से। ये बांध है। ये बांध जो है क्या है? ये बांध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंचाई और पानी के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। यही पहाड़ी पर एक है कड़ाई कनाल, क्या? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक पालनी पहाड़ी है। कौन सी? पालनी की पहाड़ी, जो कड़ाई कनाल हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब होता है घूमने टहलने की जगह। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं मसूरी, मनाली, तो क्या कहते हैं, और ऊटी, ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। चलिए आइए जानते हैं। ठीक है। तो ये हिल स्टेशन है। यहीं पर एक अनाई मड़ाई में क्या है? टाइगर रिजर्व, मतलब एटीआर की भी इसी क्षेत्र में, जो बंगाल बाघों के लिए जाना जाता है। ये सब मेन मेन टॉपिक से जो जो मेन मेन पॉइंट है हमने इसमें रख दिया है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। हम इतना तो नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है। तो ठीक है। तो हर चीज़ें हमने रख दी हैं। और ये नया डाटा है, हमने कोई पुराना डाटा नहीं रखा है, हम सिर्फ नया डाटा दे रहे हैं आपको। ठीक है। इन्हें हाथी पर्वत या अनामाला अनामाला भी कहा जाता है, जो कि मलयालम और तमिल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत को हम जानते हैं उसका टूटा फूटा हो गया है, वो टूट फूट गया है। ठीक है। तो उसका अपर्दन हो गया है, नदियां उसका अपर्दन करती रहती हैं। ठीक है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। इसके
पूर्वी घाट पर्वत, इसका जो है ना अपरदन हो गया है। इसकी कई नदियों जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, इन सभी नदियों ने मिलकर ना इसका अपरदन कर दिया है। तो ये टूट फूट गया है सकल से, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। इसकी कई श्रेणियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो है, जो पूर्वी घाट पर्वत है, ये जो है ना कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जैसे कपास की खेती हो गई, चाय की खेती हो गई, कॉफ़ी की खेती हो गई, इन सब की बागानों के लिए ना ये इसमें ढलानदार बहुत ज़्यादा पर्वत इस तरह पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो पाती है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। चलिए इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। इसका अपरदन हो गया है, ये टूट फूट गया है, ठीक है। आइए, ये मसालों वसालों के लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ पे मसाले वसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर्वत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत को कृष्णगिरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी जैसी नदियों ने काट दिया है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है जिसकी वजह से, ठीक है। तो नागावली, वामसधारा, बैतरणी और पलार जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी इसे माना जाता है। यहीं से इन सब नदियों का यही पूर्वी घाट पर्वत से इन नदियों का उद्गम स्थल भी है। इस क्षेत्र में कई तटीय लैगून और झीलें भी हैं, जैसे कि चिल्ला, कोलेरू, पुलकिट आदि, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर्वत खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क, मैग्नीज जैसे खनिज, जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो है चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, पहले आइए थोड़ा सा भारत बना लेते हैं, तो आज थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ठीक, ठीक, थोड़ा तिरछा बना हुआ है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ऐसे, जो ये वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इसका जो है अपर्दन नहीं हुआ है, ये एक सीधी रेखा में है, ठीक है। लेकिन ये पूर्वी घाट पर्वत है, इसका अपर्दन हो चुका है। और यहाँ पर भी ये ये जो हिस्सा है, इसे कहा जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसे कहा जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। क्या कहा जाएगा? पश्चिमी घाट पर्वत। यहीं पर है अरावली पर्वत, जो दिल्ली तक जाता है। तो क्या कहलाएगा ये? अरावली पर्वत। यहीं पर है विंध्य पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, जिसे विंध्याचल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर है शिलोंग का पठार। क्या? शिलोंग का पठार। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, पूरे नागा पहाड़ी, ठीक है। ये सब, ये जो है इसकी है पूर्वांचल, या इसे लिख सकते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल की पहाड़ी। इसे उत्तर के पर्वत या माउंटेन, या उत्तर के पठार, या उत्तर के पर्वत कह सकते हैं। उत्तर के पर्वत, जिसमें कौन कौन सा आता है? तो एक आता है ट्रांस हिमालय,
दूसरा आता है हिमालय। ठीक है, अब इसकी भी कई कई श्रेणियां हैं, हमने पढ़ा है। ट्रांस हिमालय को, हिमालय ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आता है हमारा कैलाश। और कैलाश हमारे भारत में नहीं आता, ये चला जाता है तिब्बत में, और तिब्बत की राजधानी लहासा, ये चीज तो हम जानते हैं। ठीक है, और हिमालय पर्वत की श्रेणियां कौन कौन सी है, आइए सबको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, सबको रिपीट करते चलते हैं। ट्रांस हिमालय, इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं? इसकी श्रेणियां हैं, नंबर 1 काराकोरम। काराकोरम के अंतर्गत एक श्रेणी, एक पर्वत आता है जिसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन, जो पाक में आता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूर्णतया पूछे कि पूर्णतया भारत में स्थित कोई चोटी है जो सबसे ऊंची हो, तो उसका नाम है नंदा देवी। ठीक है, इसी में आता है सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, ये सब जो है इसके हिमनद है काराकोरम के। दूसरा आता है लद्दाख, इसे भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है। ठीक है, तीसरा जास्कर। ठीक, लद्दाख जो है क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, किनके, पहाड़ों के। क्यों? क्योंकि एक तरफ काराकोरम, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ कैलाश। ठीक है, तो ये इन सब के किसके आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। और ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो पामीर ग्रंथि का भाग है। किसका? पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि का भाग है। पामीर ग्रंथि से तीन पर्वत और निकलते हैं। देखिए यहाँ पर पामीर ग्रंथि स्थित है, यहीं से एक निकल जाता है हिंदकुश पर्वत, वो चला जाता है अफगानिस्तान में। यहीं से एक पर्वत निकलता है कुनलुन पर्वत, जो चला जाता है चीन में। यहीं से एक पर्वत निकलता है सुलेमान पर्वत, जो चला जाता है पाकिस्तान में। यहीं से कुछ श्रेणियां निकलती हैं जो चली जाती हैं भारत में, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय, हिमालय में अंतर, हाँ हिमालय में अंतर है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत से पहले बन गया था, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो ट्रांस हिमालय के बाद बना हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। लद्दाख और जास्कर दोनों के मध्य सिंधु नदी बहती है। कौन सी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या स्थित है, तो लेह शहर स्थित है। लेह स्थित है। ठीक है, ये जान लिया हमने। चलिए ठीक है, हिमालय पर्वत की श्रेणी का नाम जान लेते हैं। तो हिमालय पर्वत, ये तो रहा ट्रांस हिमालय, अब हिमालय पर्वत जान लेते हैं। हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उसका नाम है, पहले महान हिमालय, इसे बृहत भी कहा जाता है। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, शिवालिक है। ठीक, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हमने पर्वत और पठार वगैरह पढ़ रखे हैं वही हम देख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, शिवालिक हो गया। और महान हिमालय के अंतर्गत एक चोटी आती है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.81 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये भारत की नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन ये भारत में नहीं आती है। ठीक, चलिए जो भारत में आती है वो आती है कौन सी, तो वो है नंदा देवी, पूर्णतया भारत में आती है। और इसे भी भारत में ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के जो राजा पहले थे हरि सिंह, उन्होंने जो विलय पत्र पर साइन किया था, तो वो किसके लिए साइन किया था, भारत को, कश्मीर को भारत में मिलाने के उद्देश्य से ही साइन किया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक बने रहिए फिर से इसी नई क्या कहते हैं ऊर्जा और नए विश्वास के साथ। ठीक है, और हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।